निवेश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। निवेश में हम अलग अलग विषय के साथ आपके सामने कुछ जानकारियां देते हैं विशेषज्ञों के साथ में, और टेलीफोन के माध्यम से आपको भी मौका मिलता है इस कार्यक्रम में सवाल करने का, अपनी समस्याओं का समाधान करने का। आज कुछ ऐसे विषय पर हम बात करेंगे जो निवेश के पहले बहुत ज़रूरी होते हैं। मेरा मतलब है होमवर्क। निवेश के पहले या कोई भी काम करने के पहले अगर आप परफेक्ट होमवर्क करते हैं और एक सुनियोजित योजना से उसकी शुरुआत करते हैं जागरूकता के साथ, तो उसके निश्चित रूप से लाभदायी परिणाम आपको मिल सकते हैं, और ऐसा होता भी है। आज हम बात करेंगे कि निवेश के पहले क्या क्या तैयारियां, क्या क्या सावधानियां ज़रूरी हैं, कैसे बने जागरूक निवेशक। ये हमारा आज का विषय है, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री सौरभ श्रीवास्तव जी। सौरभ जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों नमस्कार, निवेश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ श्रीवास्तव वित्तीय विशेषज्ञ हैं। आप इनसे सवाल कर सकते हैं अपने निवेश की जानकारी के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए। और हमारे साथ आज हमारे स्टूडियोज़ में हैं दूसरे विशेषज्ञ श्री अभिषेक शर्मा जी। नमस्कार, निवेश में आप सभी का स्वागत है। अभिषेक जी, आपका भी हमारे स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक शर्मा जागरूक निवेशक हैं। ये अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और अपने अनुभव बताएंगे कि किस तरह से निवेश के लिए इनसे सुविधाएं मिली, इनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ और राह इनके जीवन की आसान हुई। शुरुआत करते हैं। आपको फ़ोन नंबर्स बता देते हैं। 26600049 हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है, और भोपाल के बाहर के दर्शक STD कोड 0755 लगाकर 266049 नंबर डायल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर भी आप फ़ोन करें 1800-233-0040। तैयार हो जाइए फ़ोन करने के लिए। और सौरभ जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वर्तमान दौर में ये देखा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से निवेश के प्रति लोगों की जागरूकता, उनकी उत्सुकता और निवेश की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ रही है। हाँ जी, इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए हम आज दुनिया को दो दौर में बांट सकते हैं। एक दौर कोविड से पहले का दौर, एक दौर कोविड से बाद का दौर। तो होता क्या है कि जब हमने देखा कि एक कोविड से पहले का दौर था जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट तो करते थे मगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, लेकिन कोविड के दौर के बाद से लोगों को बचत का इम्पोर्टेंस समझ में आया, हेल्थ इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस समझ में आया, इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस समझ में आया। तो जब एक और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है बढ़ती हुई महंगाई। मार्केट में चीज़ें महंगी हो रही हैं, जो ऑफ कोर्स समय के साथ साथ महंगी होंगी क्योंकि भारत एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी हो चुका है। तो इस कारण से भी निवेशकों का उत्साह निवेश की तरफ बहुत बड़ा है और निवेश एक ज़रूरत हो चुकी है। साथ ही साथ में आज हमारी इच्छाएं भी साथ में जुड़ चुकी हैं। हम आज बड़ा घर लेना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल्स में, कॉलेजेस में भेजना चाहते हैं और अपनी जीवन की इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हैं। ये निवेश के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि निवेश आपको एक अपनी रेगुलर इनकम के अलावा एक अतिरिक्त आय भी प्रदान करता है। तो इसलिए निवेश का कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है आज के दौर में, और ये और भी बढ़ता रहेगा फ्यूचर में। और इसका एक कारण ये भी है सौरभ जी कि आजकल जानकारियाँ ऑनलाइन काफ़ी अवेलेबल हैं जी, और चूँकि लोग फ्रेंडली हैं, मोबाइल फ्रेंडली जी, हैं, इंटरनेट पर जुड़े रहते हैं, जी, तो आसानी से उनको वो जानकारी उन तक पहुंच जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जो आवश्यकता है और निवेशकों की जो सक्सेस स्टोरी है, जी वो भी उनको कहीं देखने पढ़ने में आती जी हाँ, हैं, जी तो हाँ। उसको देख के वो प्रेरित भी होते हैं। जी, ये एक दूसरे से प्रेरणा लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये ऐसा है, इस वजह से भी निवेश बहुत बड़ा है। साथ ही आपने जो पॉइंट ऐड किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया। जी। पहले जानकारी नहीं थी तो इन्वेस्टमेंट्स कम होते थे। बैंक में ही जनरली लोग पैसा रखते थे या पोस्ट ऑफिस में रखते थे या ज़्यादा से ज़्यादा सोना खरीद लेते थे। रियल एस्टेट में हमारे यहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि कोई चीज़ आप खरीद रहे हो उसको छू सकते हो, टेंजिबल एसेट है। मगर पेपर मनी जहाँ पे आता है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स या अलग तरह के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये जानकारी आज इंटरनेट के माध्यम से, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से लोग जागरूक हो रहे हैं और डर कम हो रहा है। डर जब कम होता है तो आदमी उस तरफ देखता है, व्यक्ति उस तरफ देखता है और निवेश इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ता है। डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। अब हम आते हैं अभिषेक शर्मा जी आप तक। हम बात कर रहे थे जानकारी की, मानसिकता की। तो आपने निवेश के ज़रिए काफ़ी कुछ उपलब्धियां ली हैं और आप सेटिस्फाइड भी हैं अपने निवेश से।
आपने शुरुआत करते समय किस मानसिकता से शुरुआत की और आपको ये जानकारी कैसे मिली, या आपने कब ये निश्चय किया कि उन्हें आपको एक निवेशक के रूप में अपना करियर आगे बढ़ाना है? देखिए, निवेशक के रूप में करियर आगे बढ़ाने का तब तक हम नहीं सोचते हैं जब तक हमें कहीं से वो ना हो। और हमारी एज में या हमारे जिस वातावरण में हम रहते हैं उसमें जो हम लोगों का इंट्रोडक्शन निवेश से जो सबसे पहली चीज़ हुई थी वो ये थी कि जो हमारे पहले वाली जो पीढ़ी थी, मैं अपने पिताजी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कभी मेरे नाम पे कोई पॉलिसी कराई होगी और वो जब मैच्योर हुई आगे जाके और जब सीधे मुझे वो पैसे मिले तब मुझे पहली बार जानकारी हुई कि निवेश नाम की कोई चीज़ होती है। और मेरा इंट्रोडक्शन इसी से हुआ। मेरे फादर का उसमें काफ़ी गाइडेंस रहा है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के। एंड देन फिर मैंने और उसको सीखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि तरह तरह के वो होते हैं, तरह तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप अपने रिस्क और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और अपने इनकम के अकॉर्डिंगली, लेकिन उसके पहले इम्पॉर्टेंट होता है आपको फाइनेंशियल गोल सेट करना। तो वो गोल के अकॉर्डिंगली आप इन तीनों चीज़ों के ज़रिए आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इट विल बी, मतलब वो एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट तो होता है। आपने शुरुआत किस तरह से की? मैंने तो बताया सबसे पहले शुरुआत ही पॉलिसी से हुई, तो फिर पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट्स हुए, फिर धीरे धीरे जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आए तो सबके ज़रिए हमको म्यूचुअल फंड्स से, शेयर से, इन सब से इंट्रोडक्शन होता चला गया। और फिर धीरे 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 अब आजकल तो हम एंजल इन्वेस्टमेंट पे भी आ गए हैं धीरे धीरे, तो जिसमें हम नए स्टार्टअप्स में और इन सब में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बस जैसे जैसे हम अवेयर होते चले गए, जैसे जैसे और जागरूक होते चले गए, और बहुत सारा आपको नॉलेज अपना बढ़ाना है, आपको और जागरूक होना है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों के बारे में जानते रहेंगे या जितना ज़्यादा आप चीज़ों को समझते रहेंगे उतना ही आपको अपनी ग्रोथ दिखेगी और उस ग्रोथ से मोटिवेशन आएगा। बिल्कुल सही। बेहतर होता है ऐसी सिचुएशन में जो मैंने किया कि एक वित्तीय सलाहकार जो कि ट्रस्टवर्दी हो, नॉलेजेबल हो, उनसे आप कनेक्ट कर लें और उसके बाद क्या रहेगा कि वो आपको सही गाइडेंस देते रहेंगे। शुरुआत में सहारा लेना पड़ता है किसी ना किसी का। सौरभ जी, आपके आते हैं पास कि निवेशक जो रहते हैं तो ऐसे क्या क्या उनके जो उत्तरदायित्व हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या उनके अधिकार हैं ऐसे जो उनको जानकारी होना चाहिए, हम इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, जागरूक निवेशक हैं और हर कार्यक्रम में वो फ़ोन करते हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी। हेलो हेलो नंदस्वरूप जी, नंदस्वरूप जी सवाल कीजिए। नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि हम कैसे जानकार बने, विचार करें, संयम रखें, इंतजार करें, सही समय पर निवेश करें, और इसके अलावा कौन से बिंदु पे हमें काम करना है निवेश के। बिल्कुल, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल सबके लिए है सौरभ जी। इन्होंने एक ही सवाल में कई सारी जिज्ञासाएं हैं इनकी जी, और वही सवाल मैंने आपसे ही पूछा था कि निवेशक के क्या अधिकार, क्या उत्तरदायित्व, क्या उनके कर्तव्य हैं। देखिए, आज जैसे कि हम देखते जा रहे हैं समाज में या फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड्स भी हुए या सब हुआ, मगर अब ऐसा नहीं है। आज की तारीख में सेबी रेगुलेटर्स हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटर हैं, इस तरह के जो रेगुलेटर्स हैं, IRDA है इंश्योरेंस में, IRDA को हम कैसे भूल सकते हैं। और हर लेवल पे इन्वेस्टर्स की अब सुनवाई होती है। आपको अगर किसी भी कंपनी से परेशानी है, चाहे वो इंश्योरेंस में हो, चाहे म्यूचुअल फंड में हो, चाहे आपको कैपिटल मार्केट से कोई आपको परेशानी हुई है, जहाँ पे आपको दिए गलत कमिटमेंट्स किए गए हैं, आप उनको पहले अपनी कंपनी में रेज करें जिससे आपको ये प्रॉब्लम हुई है। और अगर उसके बाद नहीं होता है तो आप इनके ओम्बड्समैन में जा सकते हैं इंश्योरेंस के, या आप सेबी के पास कंप्लेंट कर सकते हैं रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट। और ये मानिए, सच मानिए, इन्वेस्टर्स की बहुत ज़्यादा सुनी जाती है, और इसी का कारण है कि इन्वेस्टर्स का विश्वास भी अब इस कैपिटल मार्केट या इंश्योरेंस के प्रति बना है। क्योंकि अगर उनके साथ अगर कोई फ्रॉड होता है या उनके साथ किसी तरह का कोई मिस कम्युनिकेशन, मिस सेलिंग होती है, तो इसको वो अप्रोच करके सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या हुआ है कि जो अगर कंपनीज ने भी इस पे बहुत स्टेप लूँगा, मैं उनको भी अप्रिशिएट करूँगा, उन्होंने अपने सिस्टम्स को बहुत सॉर्ट किया है, बहुत तरीके से उसको बनाया है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट ही ना हो। क्योंकि अगर ऐसी किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है तो कंपनी का भी नाम कहीं ना कहीं ख़राब होता है।
तो ये एक इन्वेस्टर्स को अब काफ़ी हद तक एम्पावर किया गया है। डरे नहीं, इंडिया बहुत कहना चाहिए कि बहुत सिक्योर्ड कंट्री है, जहाँ पे आईटी से रिलेटेड या इन सब चीज़ों से लेके बहुत सुनवाई है। आप अपने निवेश को किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार से या अपनी खुद की पढ़ाई करके आप करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से निवेश करें, निरंतर करें, लगातार करें, हर जगह अपने इन्वेस्टमेंट्स को रखें। केवल म्यूचुअल फंड ही नहीं, केवल शेयर्स ही नहीं, केवल प्रॉपर्टी ही नहीं, केवल गोल्ड ही नहीं, हर जगह आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट करके रखें। जैसे ओल्ड एज सेइंग भी है, नेवर कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। आप हर जगह अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें। हो सकता है किसी दिन कोई इन्वेस्टमेंट का आपका ऑप्शन नहीं चल रहा है, मान लीजिए शेयर मार्केट में रिटर्न नहीं है तो एफडी रिटर्न दे देगी, एफडी का ब्याज कम हो गया तो शेयर मार्केट रिटर्न दे देगा, कभी प्रॉपर्टी नहीं चल रही है तो कोई और इन्वेस्टमेंट आपका रिटर्न दे देगा, कभी और कोई इन्वेस्टमेंट डाउन है तो प्रॉपर्टी आपकी रिटर्न दे देगी। तो अल्टीमेटली आपका एक पोर्टफोलियो बैलेंस पोर्टफोलियो कहलाएगा। ये इसको बैलेंस कैसे करना है पोर्टफोलियो को, इसके लिए आप किसी एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प ले लीजिए। तो उनको इस बारे में काफ़ी जानकारी होती है, उन्होंने इसके बारे में पढ़ाई करी होती है, टफ एग्जाम से गुजरते हैं, उसके बाद एग्जाम देने के बाद एक्सपीरियंस लेते हैं, तब वो आपके पास कोई फाइनेंशियल प्लान देते हैं। आप अपने सिटी में किसी भी सीएफपी या सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर को ढूंढिए, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप उनसे कांटेक्ट करिए, वो निश्चित ही आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलायबल पार्टनर की तरह काम करेंगे। बिल्कुल सही कहा। अभिषेक जी कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हाँ जी। मतलब कि एक छोटी सी शुरुआत, क्योंकि हीरो बनने के लिए जीरो से ही सफ़र शुरू होता है, बिल्कुल ठीक। और सफलता की सीढ़ी असफलता से होकर भी गुजरती है। कई ऐसे भी हैं जिन्हें बीच में कुछ गोते खाए, लेकिन वो आज वो टॉप पर बैठे हुए हैं। एक कॉलर और हमसे जुड़ चुके हैं, सागर से विपिन जी। हेलो हेलो विपिन जी, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं विपिन जी? हेलो जी, सवाल कीजिए। जी, आप नहीं, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, आप शायद प्रॉपर नेटवर्क में नहीं हैं। जी जी, बिल्कुल, सुनी सुनी बातों पर निवेश कभी नहीं करना चाहिए। और विशेषज्ञ की हैसियत से सौरभ जी, क्या आप इन्हें सलाह देना विपिन जी, चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये सवाल आज की तारीख में बहुत ज़रूरी था आपका करना। मैं आपको एज अ व्यूअर बहुत अप्रिशिएट करूंगा इस बारे में। देखिए, अभी सेबी ने इन्फ्लुएंसर कैटेगरी पे बहुत एक तगड़ा अंकुश लगाया है। आप यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया साइट पे आप कोई भी जानकारी देखते हैं जिसमें कि रिटर्न्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, वह बहुत गलत है। मैंने कई बार यूट्यूब चैनल पे ऐसे वीडियोस भी देखे हैं कि आपको साल भर का 35% रिटर्न मिलेगा, 40% रिटर्न मिलेगा। ये बिल्कुल भ्रामक है। कोई भी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर आपको इस तरह के रिटर्न्स कभी कमिट नहीं करेंगे। सेबी ने एक स्ट्रेट अवे गाइडलाइन जारी करी है कि अगर आपको रिटर्न्स का प्रोजेक्शन दिखाना भी है तो आप मिनिमम 2% से लेके मैक्सिमम 13% तक का रिटर्न प्रोजेक्शन दिखा सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, और आप इसके अलावा किसी तरह का प्रोजेक्शन नहीं दिखा सकते। किसी भी तरह के इन्फ्लुएंसर जो आपसे इस तरह के यूट्यूब चैनल पे आपसे बताते हैं, उन पे बिल्कुल भी विश्वास मत करिए। आप ये देखिए कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। आज आप ये देखिए कि क्या आप किस तरह के डॉक्टर या इंजीनियर या आर्किटेक्ट या वकील साहब के पास जाना चाहेंगे जिनको एक लंबे टेन्योर का एक्सपीरियंस है, 10 साल, 15 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई करी है कि नहीं उस चीज़ की, आप ये देखते हैं, तब आप उनको ना अपनी जान माल या अपने केसेस लीगल हैंड ओवर करते हैं। ऐसे ही आपका पैसा भी आपका बहुत हार्ड एंड मनी है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका पैसा जो हैंडल कर रहे हैं, चाहे वो बैंक ही क्यों ना हो, कि वो पर्सन उस पैसे को हैंडल करने के लिए प्रोफेशनली क्वालिफाइड है कि नहीं। क्या वो सीएफपी है, क्या उन्होंने रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है, और क्या वो आपको कोई मिस सेलिंग तो नहीं कर रहे हैं अपने बिजनेस टारगेट को पूरा करने के लिए, या अपने चैनल की व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए, या अपने इंस्टाग्राम लाइक्स को बढ़ाने के लिए। इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जहां भी आपको ज़्यादा रिटर्न का लालच दिखाया जाता है, प्रोजेक्शन दिखाया जाता है, वह निश्चित ही किसी तरह का
कुछ मैं कहूँगा ग्रे एरियाज हैं, उनको जरूर नोटिस करिए। लालच में आके निवेश बिल्कुल मत करिए। और साथ में ये भी सोचिए कि अगर आज मैं आपको ये बोल दूं कि आपको इस निवेश में 20% का रिटर्न आएगा या 5% का रिटर्न आएगा, आपको मिलना तो एक्चुअली है ना जो आएगा। सौरभ जी, एक और कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तनय शाह लखनऊ से। जी। आइए उनका सवाल जानते हैं। हेलो। हेलो जी सर, स्वागत है, सवाल कीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मेरा श्री अभिषेक शर्मा जी से प्रश्न है। हाँ जी। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप सवाल कीजिए। जी, अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार। मैं लखनऊ से फोन कर रहा हूँ। मेरा आपसे प्रश्न है कि मेरी नई नौकरी लगी है और टैक्स सेविंग के लिए मुझे कुछ अपने वेतन में से एक हिस्सा अनिवार्य रूप से निवेश करना है कहीं ना कहीं। तो कृपया मार्गदर्शन दें कि नई नौकरी में पहली बार प्राथमिक बार मैं निवेश करने जा रहा हूँ तो क्या LIC बेहतर रहेगी, क्योंकि रिस्क फैक्टर मैं ज्यादा ले नहीं सकता हूँ, मेरी नई नौकरी मेरी कम उम्र है। तो क्या बेहतर रहेगा, LIC, म्यूचुअल फंड या सिर्फ बहुत चर्चा में सुनते हैं। तो कृपया मार्गदर्शन दें कि इस उम्र में इस करियर के इस पड़ाव पे क्या बेहतर रहेगा। जी, सवाल करने के लिए धन्यवाद। अभिषेक जी। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको तनय जी, क्योंकि आप काफ़ी मतलब बहुत अर्ली इस बारे में सोच रहे हैं। अपने सैलरी का एक हिस्सा आपने जैसा कि बोला कि मुझे इन्वेस्ट करना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आज की डेट में। हम लोग क्योंकि अवेयर उतने नहीं थे तो शायद थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन आपने क्योंकि आपकी शुरुआत जल्दी हुई है, इसी वजह से आपका जो ग्रोथ रहेगा लंबे समय पे जाके वो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं देखिए फिर से मैं वही बोलूँगा जो अभी थोड़ी देर पहले सौरभ सर ने बोला कि बेहतर होगा इस स्टेज में कि आप किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा करके उस तरफ जाएं। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा, आप मानेंगे, तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी SIP से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी ऐसी है जो आपके पास हर महीने आनी है, और SIP भी एक ऐसी चीज़ है जो सिस्टमैटिकली आपके पास से इन्वेस्ट होना है। तो मुझे लगता है कि वो बैलेंस बनाने के लिए एक अच्छी SIP आप शुरुआत करें, और वो किसी एक अच्छे वित्तीय सलाहकार से या CFP से आप सजेशन ले करके वो करें। उसकी वजह से क्या होगा कि एक शेड्यूल बना रहेगा, प्रॉपर एक शेड्यूल बना रहेगा, और जैसी सैलरी आएगी आपका हिस्सा वो SIP में अपने आप ही चला जाएगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए नहीं, वो अभी आज की स्टेज में आपके लिए इजी है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आप लमसम में हो गया, या उसी जो SIP मैच्योर जब होगी तो उसी को आप लमसम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर आपको सैलरी का एक हिस्सा जैसे आप बोल रहे हैं इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए SIP से बेहतर अभी हमारे पास सोल्यूशन दूसरे भी हैं, लेकिन सबसे इजी सिस्टमेटिक भी सिस्टमैटिक और ही है, डिसिप्लिन भी है। सबका उसका नाम ही सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसलिए है क्योंकि वो बड़ा ही सिस्टमैटिकली चलता है, एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उसके साथ बहुत अच्छा रहा है। जी सौरभ जी, ये भी जानना चाहते थे तनय जी कि टैक्स सेविंग के पर्पस से तो ELSS वगैरह के बारे में कुछ जानकारी देखिए, दीजिए कि किस मैं तरह से। आपसे कहना चाहूँगा कि आप देखिए, आपने बताया कि आप बहुत अभी यंग हैं और आपकी नई नई नौकरी लगी है, तो और आप इसमें आपने जो बोला कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, जबकि आपको उल्टा सोचना चाहिए इस समय पे कि अभी आप उल्टा सोच रहे हैं, मतलब सीधा सोचना चाहिए कि आपको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक लंबा लाइफ स्पैन है। आपको म्यूचुअल फंड में पैसे डालने चाहिए, आपको साथ ही साथ में टर्म इंश्योरेंस भी लेना चाहिए अगर आपके पास कोई लायबिलिटीज़ हैं तो। आपको सबसे पहले, इन सब के पहले भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, भले ही आपकी कंपनी ने आपको दे रखा हो। इसके अलावा आपने टैक्स सेविंग की जहाँ तक बात करी है, तो देखिए NPS ज़रूर लीजिए। 50,000 तक आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें आपको टैक्स में छूट मिलेगी। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको सेक्शन 80D में टैक्स छूट मिलेगी। आपका ELSS में आपको टैक्स में छूट मिलेगी, और अगर आप साथ में टर्म प्लान भी लेते हैं तो 80C की छूट आपको टर्म प्लान पे भी मिलेगी और ELSS में भी मिलेगी। लेकिन ये याद रखिएगा, ये सब आपका प्रोविडेंट फंड, ELSS और टर्म प्लान, ये सब मिला के 1.5 लाख के ब्रैकेट में आते हैं। इसके ऊपर 25,000 का टैक्स ब्रैकेट होता है 80D का। उसके ऊपर आप अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, 50,000 तक की वहाँ छूट मिलेगी आपको। इसके ऊपर NPS आता है,
इसके अलावा आप होम लोन अगर लेते हैं तो होम लोन में जो प्रिंसिपल देंगे वो अगेन 80 से 1.5 लाख के दायरे में आएगा। इसके अलावा 2 लाख रुपए तक का आपको इंटरेस्ट पे भी छूट मिल जाएगी आपके इनकम पे। अगर आप कुछ चैरिटी करते हैं, कोई रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन में पीएमवाई में या इस तरह में देना चाहते हैं, उसमें टैक्स छूट आपको अलग से मिलेगी। ये इस तरह से आप अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अपना एसआईपी के माध्यम से बिल्कुल लगातार बार बार हमेशा करते रहिए। जब जब भी आपको मार्केट में दिखता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आई है, अपॉर्चुनिटी मतलब जब चीज़ें सस्ती हो यानी शेयर बाजार गिरे, तो थोड़ा बहुत पैसा उसमें टॉपअप भी करती रहिए। ऐसा आप करते रहेंगे, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आपके आने वाली लाइफ फाइनेंशियली फ्री बहुत जल्दी होंगे। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि आप 50 की ईयर्स में रिटायरमेंट ले लें, ये तक भी आप पॉसिबल कर सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। बिल्कुल मैं सही इसमें है। हाँ जी। छोटी सी चीज़ एक ऐड करना चाहूँगा। यही कारण है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ और जो मैंने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर इम्प्लाई किया है कि आपको एक अच्छे वित्तीय सलाहकार की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी अगर आप लंबी दौड़ का लंबी रेस में आप जाना चाहते हैं। तो देखिए, मैं इन्वेस्टर हूँ, बहुत सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो बारीकियाँ हैं जो कि यहाँ पे सौरभ जी ने हमें बताई, वो बारीकियां के लिए आपको कड़ा अध्ययन करना पड़ता है, आपको अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होना पड़ता है। एक्सपर्ट एडवाइस तो बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि वो उसी फील्ड के मास्टर होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, है ना। सौरभ जी, आपने इन्हें बहुत अच्छा जो बताया कि इन्वेस्टमेंट के साथ टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, ये तो बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन आजकल जैसा कि दौर चल रहा है, कॉरपोरेट का कल्चर आजकल, और यंगस्टर ज़्यादातर उधर ही जा रहे हैं। बाकी पहले पेंशन का कंसेप्ट हुआ करता, वो धीरे धीरे बंद होता जा रहा है जी। तो अभी से इनको उसकी, आपने एनपीएस बताया, हालांकि उसके बारे में और थोड़ा विस्तार से बताइए कि ओल्ड एज सीनियर सिटीजन होने पर वो किस तरह से अभी से अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लें ताकि वो पेंशन की पूर्ति होती रहे वहाँ। देखिए, यहाँ मैं आपको ऐसे बताना चाहूँगा, आप सबसे पहले देखिए कि आज आपके खर्चे क्या हैं। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, आज अगर किसी का खर्चा मान लीजिए 25,000 रुपये महीना है, तो हमको ये देखना है कि अगले 30 साल, जैसे मैं मान लेता हूँ आपकी उम्र अगर 30 है या 25 साल है, तो अगले 35 साल बाद वो महंगाई की दर से वो खर्चा कितना हो जाएगा। फिर उस खर्चे को हर महीने आपको मिलता रहे, उसके लिए आपको 35 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा करना है, उस कॉर्पस को इकट्ठा करने के लिए आपको कितना मंथली पैसा डालना है, इसको कैलकुलेट करिए। ये कैलकुलेशन आपकी एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर करने में हेल्प करेंगे। उस अमाउंट को फिर आप देखिए कि कैसे मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, एसआईपी के माध्यम से कर सकता हूँ या लमसम माध्यम से कर सकता हूँ। इस तो करते हुए आपको एक बड़ा अमाउंट मिल सकता है जिससे आप मंथली विड्रॉल करके अपना रिटायरमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक आपने एनपीएस की बात करी, एनपीएस भारत सरकार द्वारा चालू करी योजना है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए इसको रेगुलेट करता है। जैसे आईआरडीए है, सेबी है, वैसे पीएफआरडीए भी है। इसमें एनपीएस में पैसा डालने की कोई लिमिट नहीं है। टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट्स होते हैं। टीयर 1 अकाउंट टैक्स सेविंग होता है, टीयर 2 अकाउंट्स कोई भी नॉर्मल पर्सन उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें टैक्स छूट नहीं है। टीयर 1 अकाउंट में आप कितना भी पैसा डाल सकते हैं, टैक्स छूट आपको 50,000 तक मिलेगी। इसके बाद 60 की एज में जाके जब आप अपना मान लीजिए रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, आप उसको डिले भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं 75 से लेना चाहूँ तो 75 से पेंशन लेने लगी। इसमें आप अपना एक सर्टेन अमाउंट टैक्स फ्री कम्यूट कर सकते हैं। बाकी बचे हुए अमाउंट 60% अमाउंट आप टैक्स फ्री कम्यूट कर सकते हैं। बाकी 40% अमाउंट पे आपको कंपलसरी एन्यूटी लेनी होती है, यानी कंपलसरी पेंशन लेनी होती है। तो एक तरह से ये कंपलसरी रिटायरमेंट ऑप्शन है, क्योंकि हिंदुस्तान में हमारे आने वाले समय में सबसे बड़ा जो एक कहना चाहिए चैलेंज है वो रिटायरमेंट प्लानिंग का है। मैं बार बार इस पर जोर देता हूँ कि जिस दिन आपका जॉब लगे, जिस दिन आप बिजनेस करना चालू करें, थोड़ा सा पैसा आप अपने रिटायरमेंट फंड के लिए अलग से सेव करना चालू कर दीजिए और उस पैसे की तरफ मत देखिए। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, म्यूचुअल फंड में ऑप्शंस अवेलेबल हुए हैं, एनपीएस में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पीपीएफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पीपीएफ अकाउंट जरूर खोलिए आप अपना बैंक में। एक 7.1% का गारंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टैक्स फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। आप पीपीएफ अकाउंट जरूर ओपन करिए। इस तरह से आप अगर अपना प्लानिंग करेंगे और अपनी प्लानिंग को बहुत सिंपल रखिए, मैं ये कहता हूँ, मैं बहुत कॉम्प्लिकेट मत करिए उसको। इन्वेस्टमेंट एक बहुत सिंपल जर्नी है, उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं तो प्रॉब्लम्स होती हैं। इंश्योरेंस के लिए टर्म इंश्योरेंस लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, मेडिक्लेम ले लीजिए।
इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑप्शंस हैं, पीपीएफ अच्छा ऑप्शन है, एक म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन है, एनपीएस एक अच्छा ऑप्शन है, गोल्ड भी खरीद सकते हैं आप कुछ आपके फ्यूचर के, अगर गोल्ड बॉन्ड्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से अच्छा रिटर्न नहीं है, गोल्ड का रिटर्न तो देता ही है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, साथ ही साथ में 2% अलग से ब्याज देता है आपको, यानी जो गोल्ड का रिटर्न बनेगा सो बनेगा ही बनेगा, लेकिन आपको 2% एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग से मिलेगा। तो इस तरह इतना सिंपल बना दिया है अब तो इन्वेस्टमेंट को कि आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत आसानी से कवर अप कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में मत पड़िए, ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की, ज़्यादा रिटर्न्स की तरफ मत भागिए। ऐसा कोई भी निवेश जो आपको 12-13% रिटर्न दे देगा, बहुत अच्छा रिटर्न है, बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा। सौरभ जी, एक कॉलर और हमसे जुड़ चुकी हैं, पूजा त्रिपाठी उत्तराखंड से। जी जी, हेलो 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 जी, सवाल कीजिए, स्वागत है हेलो। कार्यक्रम में। हाँ जी हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है हम तक, आप सवाल कीजिए। जी, मुझे पूछना था कि जी। अभी आपके एक एक्सपर्ट ने बताया कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है, पर जी। यदि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, लाइक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, जी जी तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज बेनिफिशियल होती हैं या फार्म लैंड या पर्सनल प्रॉपर्टीज बेनिफिशियल होती हैं? जी जी, देखिए बेनिफिशियल तो सभी होती हैं, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और अपनी उपयोगिता के हिसाब से आप उसको चुन सकते हैं। सौरभ जी, कॉमर्शियल पे जाना चाहिए या एग्रीकल्चर पे या रेजिडेंशियल, मतलब इनमें फ़र्क किस तरह से मैंने दिखाई बहुत देगा? अच्छा सवाल किया है आपने, बहुत से निवेशक हैं उनके मन में ये क्वेश्चन होता है। देखिए सर ने, आपने बिल्कुल सही कहा, जी। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस पे बेस होता है सब कुछ। अगर आपके अपकमिंग एरियाज़ हैं, अगर आपकी सिटी ग्रोइंग सिटी है, वहाँ पे डेफिनेटली कमर्शियल्स आएंगे, आप उनमें कोई ना कोई कमर्शियल में इन्वेस्ट करिए जो जिसकी लोकेशन बहुत अच्छी हो। प्रॉपर्टी का रिटर्न देने का एक ही बहुत अच्छा, बहुत बड़ा रीज़न है लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो उससे आपको रेंटल वैल्यू आएंगी, रेंटल वैल्यू अच्छी आएगी तो प्रॉपर्टी की बेस प्राइस भी अप्रिशिएट होगी। साथ ही साथ में आपको अगर लगता है कि आपके सिटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है या बाहर से फैक्ट्रीज आनी है, तो जनता आएगी, बाहर से लोग माइग्रेट करेंगे, तब आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती हैं, रेंटल वैल्यू भी दे सकती है, क्योंकि वहाँ पे डिमांड क्रिएट होगी। तो आपकी रिक्वायरमेंट, साथ ही आपकी, आप जिस जगह पे रहते हैं उसकी, उस सिटी की अपकमिंग संभावनाएं क्या हैं, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमको किस तरह के प्रॉपर्टी में जाना है। और रहा एग्रीकल्चर लैंड का सवाल, एग्रीकल्चर लैंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है, और साथ में कृषि को भी वो सपोर्ट करता है, जहाँ से एक रेगुलर पैदावार भी होती है, आप उससे भी अर्न कर सकते हैं, और टैक्स फ्री इनकम होती है। कृषि की इनकम तो टैक्स फ्री होती है। और आजकल ये देखा जा रहा है कि कृषि करने की जो प्रणाली है वो बहुत आधुनिक एडवांस हो चुकी है, आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ लोग जा रहे हैं। और ये भी देखने सुनने में आता है कि IITians इस फील्ड में आ रहे हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ वो एग्रीकल्चर में, जैसे पॉली हाउसेस वगैरह का कंसेप्ट है। अभिषेक जी, आप क्या इनको बताना चाहेंगे कि कृषि में कितनी संभावनाएं हैं? कृषि में देखिए बहुत संभावनाएं हैं, और यहाँ पे आप सिर्फ कृषि को मत देखिए, हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा टर्म आजकल चल रहा है जो कि एक ग्रोइंग सेक्टर है स्टार्टअप का, दैट इज एग्रीटेक। एग्रीटेक एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ स्टार्टअप्स के लिए आजकल बहुत सारे यंग स्टार्टअप्स हैं जो कि एग्रीटेक में आए हैं, और वो फार्मर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स आए हैं जो कि उन एजेंसीज को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो डायरेक्टली फार्मर से एसोसिएटेड हैं, जैसे देहात हो गया, इस टाइप के लोग हैं जो, और टेक्नोलॉजी जा रही है वहाँ पे, सॉइल चेकिंग टेक्नोलॉजी है, सीड चेकिंग टेक्नोलॉजी है, सॉइल की पूरी प्रिस्क्रिप्शन बनती है एंड उसके अकॉर्डिंग वो होता है। एंड जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है इस चीज़ पे, तो मैं फिर से वही चीज़ दोहराऊंगा जो पहले दोहराया था कि आप अपना गोल सेट करिए। गोल सेट करने के बाद आप अपनी इनकम और अपना जो आपको ग्रोथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको एक शेड्यूल बनाना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है लगाने के लिए और आपको हायर रिटर्न्स चाहिए, आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उसके रेंट्स अच्छे होते हैं। अगर आपको सेफ एंड सिक्योर वाली चीज़ चाहिए तो आप कोई अपकमिंग जगह पे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे लगा सकते हैं। जैसा कि सौरभ जी ने बोला कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेरा सुझाव है कि आप बाहर निकले।
एक एक्सपीरियंस है, मेरा नहीं है पर मेरे किसी परिचित का है, और वो बहुत ही छोटे से शहर में रह के उन्होंने एक योजना के बारे में पढ़ा। योजना का मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया जो कि यहाँ से बहुत दूर दिल्ली में थी, और उससे उसको बहुत अच्छा रिटर्न आया। तो अब जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है और बाहर निकलें। जो नए शहर आ रहे हैं, जो नए जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, अगर आपके यहाँ पे एरिया डेवलप नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा तो पढ़ाई, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको हायर रिटर्न चाहिए। और उसके अलावा अगर आपको सेफ एंड सिक्योर उसमें चलना है तो अपने यहाँ पे ही आप रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में जाइए। वो काफ़ी मतलब, बल्कि आपने कहा कि थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि थोड़े इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। हाँ जी, नहीं, प्रायोरिटी पे वो है कि होमवर्क पहले पूरा करें, होमवर्क आप पहले और पूरा मेहनत करें तो जरूरी है और बाहर निकले। बिल्कुल। सौरभ जी, एग्रो प्रोडक्ट के लिए भी हम ये देखते हैं कि कमोडिटी मार्केट भी है जी, यहाँ काफ़ी हाईटेक तरीके से वहाँ सौदे होते हैं। हाँ जी। अच्छा, और रियल एस्टेट का जहाँ तक सवाल है, इन्होंने कहा कि रियल एस्टेट में करना चाहते हैं, तो रियल एस्टेट में भी अब एसआईपी के रूप में रीट मौका देता है इस तरह से। जी जी। तो रीट में किस तरह से ये जा सकते देखिए, हैं? रीट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक नया तरीका है रेगुलेट करने का रियल एस्टेट इंडस्ट्री को। इसमें देखिए कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें इन्वेस्टर्स फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे या एक समूह बना के अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें। ये म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से भी अवेलेबल है, अन्य माध्यम से डायरेक्ट रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो इनकम जनरेट होती है वो रेंटल इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स एक इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड की जाती है। तो रीट एक अपकमिंग ऑप्शन है, आने वाले समय का नया तरीका है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का। अच्छा, इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि आप अपने घर में, अपने शहर में, अपने गांव में हैं जी, आप देश के किसी भी कोने में जी, या विदेश में तक आप प्रॉपर्टी जो उनकी है रीट की वहां इन्वेस्ट करके आप उसका रेंट आप ले सकते हैं, अंश अपने रेशो में जो आपने एसआईपी की या लमसम उसमें इन्वेस्ट किया, उस रेशो में आपको बिल्कुल मिल सकता बिल्कुल बिल्कुल वैसा आप करके इसमें से एक डिसेंट रिटर्न बना सकते हैं। चलिए, अब अभिषेक जी आप तक आते हैं। सवाल अधूरा रह गया था कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो काउंटिंग की जो शुरुआत होती है वो 1000 लाख करोड़ अरब खरब लंबी जाती है, लेकिन शुरुआत उसकी जीरो से होती है। बिल्कुल, यानी कि जमीनी स्तर से, सतही स्तर से आप अगर देखा जाए तो आप किस तरह से ये कर सकते हैं, शुरुआत में छोटे स्तर से कैसे करें? देखिए, मैं आपको अब सुझाव तो नहीं लेकिन अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। जैसी मेरी शुरुआत हुई, मेरी शुरुआत जो हुई थी वो एक पॉलिसी से हुई थी जो कि मुझे इनहेरिट होकर मिली थी। ओके। जो कि मेरे पास अपने आप आई थी, उससे मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। उसके बाद मैंने एसआईपी से शुरुआत की और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। लेकिन हमको एक चीज़ बहुत इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपको किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट में मिस इन्फॉर्मेशन से बचना है और मिस गाइड नहीं होना है। क्योंकि जनरली होता क्या है, इनफैक्ट हम लोगों के उस टाइम पर क्या होता था कि किसी ने कोई गलती करके कोई गलत निवेश किया और उससे उनको नुकसान हुआ। अब उस नुकसान की वजह से उन्होंने एक धारणा बना ली कि भाई इस जगह पे नहीं करना चाहिए। और ये हमारे छोटे में, जब हम अपनी प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर रहे थे तब सबसे ज़्यादा जो छोटे शहरों में चलता था वो शेयर मार्केट को लेकर था। जब आपको मतलब उतना ज्ञान नहीं है, उन्होंने किसी शेयर पे लगाया, नुकसान हो गया, उसके कारण उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि शेयर मार्केट पे नहीं जाना चाहिए, पैसे डूब जाते हैं, शेयर मार्केट पे नहीं जाना चाहिए, पैसे डूब जाते हैं। तो आपको इस तरीके की अफवाहों से, मिस इन्फॉर्मेशन से मिसगाइड नहीं होना है। आपको इसीलिए खुद का नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर आप छोटी शुरुआत करें, जागरूक बने, नॉलेज करें। आप जो सेफ्टी और जो सिक्योर प्रोडक्ट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं मार्केट में, पहले उस पे जाइए, म्यूचुअल फंड्स में जाइए। देन फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अब बढ़ गई है और आपका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी अब बढ़ गया है, तो आप शेयर ट्रेडिंग से लेकर के इन सारी चीज़ों में भी आप जा सकते हैं। फिर जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे उसमें रास्ते खुलते जाएंगे। लेकिन जो शुरुआत है वो जनरली एक ऐसी जगह से करनी चाहिए जहाँ पे
या मैं रिस्क सौरभ कवर जी हो, रिस्क नहीं, कवर जहाँ हो, पर उससे रिस्क आपका कवर हो, मोटिवेशन होगा। देखिए रिस्क तो हर जगह है, लेकिन हाँ जी। काफी कुछ हद तक आप सुरक्षा उससे पा सकते हैं। तो एसआईपी एक ऐसा जरिया है कि वो सफर आपका आसान कर रही है। मुझे लगता है कि मुझे उसने काफी मोटिवेट किया है। जी। मतलब वो जब आपको रिटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं, जब आपकी आंखों के सामने होते हैं, और क्योंकि बूंद बूंद आप डाल रहे हो उसमें, बिल्कुल। और वो एकदम से आपको 2 साल बाद समझ में आता है कि ये तो जितना होना चाहिए था उससे काफी अच्छा, ज्यादा है। एक इन्वेस्टर के रूप में हाँ जी। अभी भी आप किस तरह अपने आप को अपडेट करते हैं मार्केट से? सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब में काफ़ी सारे अपडेट्स रहते हैं, लेकिन मैं अपने आप को कोई authentic जनरली site ऑथेंटिक साइट क्या, मेरे तो जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं वो मुझे गाइड करते रहते हैं। जी। बट मैं फिर भी इंडिया टुडे या इकोनॉमिक टाइम्स या हाँ, बिजनेस टुडे इस टाइप की मैगजीन्स print और उस media है पे और- प्रिंट मीडिया पे अभी भी मेरे को ज़्यादा थोड़ा सा ट्रस्ट होता है, बीइंग एन ओल्ड स्कूल। अदरवाइज वेबसाइट्स भी, इन सभी प्लेटफॉर्म की आजकल वेबसाइट्स हैं, तो मैं जनरली अपने जो मेरे अच्छा, वित्तीय कई सलाहकार जो हैं उन पे सफल ज़्यादा वो निवेशक करता हूँ। हैं, उनकी कुछ किस्से भी ऐसे पढ़ने में आते हैं जिनको देख के मोटिवेट होते हैं। हाँ जी, मैं आपको अभी बड़ा रिसेंटली, और ये मेरे हमारे युवा दर्शकों के लिए है, और अगर युवा दर्शक कम है तो जो दर्शक हैं वो अपने युवाओं को ये कहानी बता सकते हैं। बड़ी नई कहानी है, अभी मतलब महीने भर पुरानी है, और मेरे घर की कहानी है। मेरी एक छोटी बहन को फ़ोन लेना था, और पूरा प्लान था वो फ़ोन लेने के लिए था। जिस दिन फ़ोन लेना था उसके एक रात पहले कभी भूले भटके उनकी एक एसआईपी शुरू करवा दी थी हम लोगों ने। बहुत ही कम छोटी एसआईपी थी 2000 की। उन्होंने उसको चेक किया और उन्होंने देखा कि रिटर्न्स तो इसमें काफ़ी पैसा पड़ा हुआ है। 2000 पर मंथ? 2000 पर मंथ, अच्छा, 2000 कितने पर साल मंथ के हुए हिसाब उस से SIP? 3 साल हुआ है 3 मेरे साल ख्याल से। हुआ। बट उन्होंने जब देखा तो उन्होंने सोचा कि मैं इस फ़ोन का तो अपग्रेडेड मॉडल हम ले सकते हैं। अच्छा। एंड फिर उन्होंने अपने थोड़ा और अमाउंट सैलरी से इकट्ठा करके, जो उनके पास ऑलरेडी अमाउंट था उसमें, प्लस इससे जो प्रॉफिटेड, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, हमारे जो वित्तीय सलाहकार हैं, जो हमारे सीएफपी हैं, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप बस जो प्रॉफिट वाला जो अमाउंट है वो इसमें से कितना निकालना है कितना नहीं निकालना है, ये उन्होंने गाइड किया। एंड जो वो उसने फ़ोन प्लान किया था उससे ज़्यादा आगे हो गया, मतलब उसे एक अपग्रेडेड फ़ोन आ गया। और इसी का एक दूसरा पहलू भी है, जब मैंने घर लिया था तो उसमें काफ़ी कुछ जो मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज थे उससे काफ़ी मेरी सहायता हुई थी। तब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आपका गोल सेट होना ज़रूरी है। बिल्कुल। और इस तरीके के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, इस तरीके के जो प्रॉफिटेबल एक्सपीरियंसेस होते हैं, यही आपको मोटिवेट करते हैं एक गोल के अकॉर्डिंगली अपना एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करने के लिए। आप अगर हर प्लान को एक प्लान आप मान के चलेंगे, तो जैसा अभी सौरभ जी बोल रहे थे, आप बोल रहे थे कि पेंशन है तो उसके लिए आप अलग प्लानिंग करिए, आपकी एजुकेशन है। निवेश एक होता है शब्द, उसके एक्सपीरियंस, उसके अलग-अलग तजुर्बे और उसके फ़ायदे, उसके नफ़ा नुकसान सब अलग अलग होते हैं। और किस उद्देश्य से आप, जैसे गोल की बात करना, नहीं लक्ष्य, आपका लक्ष्य क्या है, उस हिसाब से आप अलग अलग, एक ही निवेशक कई सारे निवेश कर सकता है। बिल्कुल। तो गोल किस तरह से अचीव करता है टारगेट को, और गोल का महत्व क्या है एक निवेशक के लिए, सौरभ जी? देखिए, आप जैसे आज अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे इस साल अपने क्लास में टॉप करना है, हाँ। या मुझे 90% 95% मार्क्स लाना है, या और भी कोई भी गोल हो सकता है लाइफ का, तो आप क्या होता है उसकी तैयारी करते हो और आप उसके प्रति डिसिप्लिन रहते हैं। पहले सपना देखिए, फिर उसको साकार करने के लिए जुट जाइए। तो जब आपने एक गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे अगले 30 साल में, 10 साल में, 5 साल में, या तो मेरे बच्चे का एजुकेशन डिसाइड कर लिया, या मैंने उनका मैरिज डिसाइड कर लिया, या अपना रिटायरमेंट, या मैंने वेल्थ क्रिएशन कोई गोल मान लिया कि मुझे तो वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आप क्या करेंगे? आप पहले तो ये सोचेंगे कि कितने की रिक्वायरमेंट है, यानी स्पेसिफिक होना। गोल को कहते हैं ना स्मार्ट होना चाहिए, तो स्पेसिफिक होना चाहिए पहले कि भाई मुझे 10 साल में 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है या 50 लाख की रिक्वायरमेंट है। फिर मेजरेबल होना चाहिए कि भाई इतना अचीव करना है। फिर होना चाहिए कि उसको क्या वो अचीवेबल है, ऐसा तो नहीं कि मेरा अनरियलिस्टिक गोल हो। तब आप फिर उस पर काम करते हो, योजना बनाते हो। फिर अब आप देखिए, अगर आपको यहाँ से दिल्ली पहुँचना है, तो आपको अगर 1 घंटे में दिल्ली पहुँचना है यहाँ से,
तो आप ट्रेन से नहीं पहुंच सकते। और अगर आपको 5 साल 10 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करना है तो बैंक एफडी में करने में, बैंक रिकरिंग डिपॉजिट में करने में आप कितना पैसा लगा देंगे, हो सकता है उतनी इनकम ना हो आपकी, तो वो अचीव नहीं होगा। तो आप फिर दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखेंगे। वो कोई भी अदर ऑप्शन हो सकता है जो कि आपको उस इन्वेस्टमेंट यानी जो ट्रेडिशनल फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा रिटर्न दे सके। बिल्कुल। तो गोल बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आप डिसिप्लिन हो जाते हैं, क्योंकि गोल तो अगर आपने सोच रखा है कि ये गोल लाइफ का आना ही आना है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अपने बच्चे को बोलें 12th में जाके कि अभी पैसे नहीं हैं, आप 1 साल डिले कर दो या हम लोन लेंगे। तो जिस दिन हमारा बेबी बॉर्न होता है हम उसी दिन से उसका लिए प्लानिंग कर ले सकते हैं, बिल्कुल। तो वो गोल सेटिंग हो गई है। जिस दिन हम जॉब में आते हैं हमको मालूम है एक दिन हमें रिटायर होना है, हम उस दिन से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की बिल्कुल तैयारी सही है। करें। आपने सोच लिया कि मुझे 10 साल बाद घर खरीदना है या 15 साल बाद बच्चों की शादी करना है या बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन भेज जो भी है, तो वो अब अगर वो इस तरह के निवेश करेंगे तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए निवेश के रूप अलग अलग उसको मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चॉइस बहुत है, चॉइस मार्केट बहुत में। है। एक चीज़ मैं बहुत ऐड करना चाहूँगा, अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में एक चीज़ को हमेशा फॉलो करिए। बहुत सिंपल शब्दों में बताता हूँ, 3 वर्ड्स याद रख लीजिए, SLR। S का मीनिंग है आपका सेफ्टी, L का मतलब है लिक्विडिटी, R का मतलब है रिटर्न। SLR में सबसे बड़ी तवज्जो दी गई है सेफ्टी को। सेफ्टी का मतलब ये होता है कि मेरा मूलधन कितना सुरक्षित है। ऐसे की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन क्या मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो सही जगह किया है या वो रेगुलेटेड है? कहीं ऐसा तो नहीं मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है जो कि रेगुलेटेड ना हो, जब मैं लेना चाहूं तो कंपनी ही ना मिले मुझे। फिर होता है लिक्विडिटी, जब मुझे पैसे की ज़रूरत हो उस दिन का जो रेट हो उस रेट पे मुझे पैसा मिल जाना चाहिए। चाहे आप बैंक एफडी करें, उस दिन के रेट पे आपको एफडी का पैसा वापस मिल जाता है। दूसरा म्यूचुअल फंड भी होता है, उस दिन की एनएवी पे आपको मिल जाता है। शेयर प्राइस उस दिन के जिस रेट पे आप सेल करते हैं उस रेट पे मिल जाता है आपको। सबसे आखिरी में रिटर्न्स आते हैं, और सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे भोले भाले निवेशक सबसे पहली प्रायोरिटी रिटर्न्स को देते हैं। इसको मत दीजिएगा कितना मिलेगा, सबसे पहली प्रायोरिटी आप सेफ्टी को दीजिएगा कि आपने पैसा जहां लगाया है। और एक चीज ये मानिएगा, भारत का शेयर बाजार बहुत मजबूत शेयर बाजार है, बहुत रेगुलेटेड शेयर बाजार है। एक भी रुपया इधर से उधर आपका नहीं हो सकता है। और तो और शेयर बाजार में आपसे कैश में पैसा भी कोई नहीं लेता, आपको पैसा भी चेक के माध्यम से ही देना है। सारा ऑनलाइन, सारा का सारा पैसा ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट होता है। तो इतना अच्छा सिस्टम बना हुआ है। मेरी अपील है आप सब निवेशकों से, इस सिस्टम का फायदा उठाइए। इस भारत देश बढ़ रहा है, यहाँ 140 करोड़ जनसंख्या है, जो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। कंजम्पशन बेस अच्छा है, इसको जरूर फायदा उठाए। देखिए FIIs आते हैं, इंडिया में पैसा लगाते हैं और बना के निकल जाते हैं। भारतीय तो बाजार अब पर हम भी है। थोड़ा सा भरोसा करें। आज भी इंडिया में 3% निवेशक ही हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। थोड़ा सा अपना बढ़ाइए। हम कहते हैं मिनिमम SIP साइज भी 100 रुपए का होता है, आप 100 रुपए की SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं। इतना बढ़िया मार्केट है ये इसमें। लेकिन वो 100 रुपए की SIP आप आफ्टर 50 आफ्टर 60 जब देखते हैं तो वो इतना एक आपका कलेक्शन हो जाएगा वहाँ कि वो फिर वो पैसा आपके लिए काम पे लग जाएगा। ये बात भी आपकी सही है, लेकिन 100 रुपए का कहने का मतलब ये है कि आप किसी चीज को उतने कम अमाउंट से टेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, कि रिटर्न तो देखिए परसेंटेज में आएगा ना। परसेंटेज 100 का अगर 6 साल में डबल हुआ है तो 12% का रिटर्न आया, यानी 1 लाख का 6 साल में डबल होता तो 12% का रिटर्न आता। तो छोटे अमाउंट से टेस्ट करिए आप। भले आपको अगर टेस्ट उसका अच्छा लगे, पैसे को निकाल के भी देखिए कि पैसा टाइम पे वापस आता भी है कि नहीं, कितनी आसानी से पैसा वापस आता है ये भी देखिए। तो उसके बाद इन्वेस्टर्स का डर दूर होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका इस मार्केट में। और अगर आप इस मार्केट में लगातार लंबे समय तक कॉन्फिडेंटली बने रहेंगे तो आप इस मार्केट से मैक्सिमम निकाल पाएंगे। बिल्कुल सही है। अभिषेक जी, किसी को भी अपनी इनकम का किस तरह से एक अपना वो रेशो फिक्स करना चाहिए या पोर्टफोलियो बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए कि अपनी इनकम का अपने खर्चे काट के कितना % उसको निवेश करना ही चाहिए? देखिए, ये तो मेरे लिए बोल पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि आपको कुछ पोर्शन तो करना चाहिए।
मतलब लेकिन मोटे तौर कितना पे कह करना सकते हैं कि चाहिए 15 से 20% नहीं, उसको 15 कम से से 20% तो बिल्कुल करना चाहिए उस चीज करना को। ही चाहिए और वो उसको। इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपको ये फैसला लेना है कि आपकी जो दैनिक जीवन के जो खर्चे हैं वो कितने हैं, आपके महीने का खर्चा कितना है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका रोटेशन, क्रेडिट रोटेशन प्लस जो मनी फ्लो है वो कैसा है, कैश फ्लो कैसा है। आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको सैलरी कितना मिल रहा है और उसमें आपके कितने खर्चे हो रहे हैं। बट आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और ये आप अपने लिए, अपने भविष्य के लिए और अपनी आगे की पीढ़ी के लिए ये पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं, ये भी आप अपनी दिनचर्या में जोड़ें इस चीज़ को। इसको इसलिए मत वो करें कि हमारा, क्योंकि हम खर्चा हमारा इतना होता है इसलिए हम निवेश कम कर पा रहे हैं, ऐसा मत करिए। बिल्कुल सही। आप अपने खर्चे थोड़े से कम करें, बिल्कुल लेकिन इस चीज़ को आप ज़रूर मैनेज करिए, इस चीज़ को आप ज़रूर मेंटेन करिए, बिकॉज ये आज की बात नहीं हो रही है। हम एक्चुअली में अपना नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। आज आप खर्चे को देखते हैं तो एक छोटे से खर्चे के लिए आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको छोड़ के, तो हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल। एक बहुत बड़े खर्चे या बहुत बड़े प्रोडक्ट की तरफ ले जाए। एग्जैक्टली, उससे बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर सकते वो हैं। एक तरीके से हमारा नुकसान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने खर्चे बिल्कुल ही बंद कर नहीं, दीजिए नहीं, और सिर्फ बिल्कुल निवेश सही करिए, है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप जितना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो चीज़ थोड़ा सा लेट समझ में आई वो ये कि जितना हम इन्वेस्टमेंट पे को जितना हम लाइटली लेते हैं उतना लाइटली नहीं लेना चाहिए हमें, और सीरियसली उसको लेना चाहिए और सीरियसली उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल। जैसा कि सौरभ जी ने बोला कि बहुत मतलब रेगुलेटेड मार्केट है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उसको सीरियसली लीजिए। आपके लिए जो भी प्रोडक्ट फिट बैठ रहा हो, जो भी आपके लिए रेंज है वो भी वैलिड रेंज है। 100 रुपए से स्टार्ट होके, जैसा आप कह रहे थे, करोड़ों खरबों रुपए तक जा रहा है। बिल्कुल सही है। तो आप अपनी रेंज डिसाइड कर लें, लेकिन ये जरूर अपने मन में एक बिल्कुल ठान ले कि इतना तो मुझे करना ही है। मिनिमम तो उसका बिल्कुल होता है। बिल्कुल सही है। सौरभ जी, अभी आपने 3 वर्ड्स बोले थे, SLR। तो सेकंड वर्ड जो आपका था लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, उसकी मैं बात करना चाहूँगा कि लिक्विडिटी के लिए जिस पोर्टफोलियो बनाया जाता है तो उसमें बैंक में भी आपको कुछ निवेश करना चाहिए ताकि एट ए टाइम आप इमीडिएट पैसा ले सकते हैं। लिक्विड फंड भी आपको ये सुविधा देते हैं जी। लिक्विड फंड का क्या कंसेप्ट होता है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाए और उसकी प्रोसेस क्या होती है? देखिए, लिक्विड फंड्स जैसे कि वर्ड बता रहा है लिक्विड, लिक्विडिटी का मतलब फाइनेंशियल टर्म्स में देखूं तो जो रेट उस दिन का, उस वक्त का, उस फाइनेंशियल प्रोडक्ट का मार्केट में है, उस रेट पे वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट मार्केट में बेच के वो पैसा मेरे पास आना चाहिए, इसको लिक्विडिटी कहते हैं। म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये भी एक NAV बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन इनका शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता है। ये सरकारी प्रतिभूतियों, जिनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, सोवरेन होती हैं, ये गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर के बॉन्ड्स, अलग अलग कैटेगरी के बॉन्ड्स होते हैं, AAA रेटेड बॉन्ड्स होते हैं, AA रेटेड बॉन्ड्स होते हैं, उनमें ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब भी आप लिक्विड फंड में पैसा जमा करते हैं और आपको अगर विड्रॉ करना है तो 3 बजे से पहले अगर आपने विड्रॉवल की रिक्वेस्ट दे दी तो अगले दिन पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो बैंक से थोड़ा सा हायर रिटर्न, अगर मान लीजिए अच्छा है, बैंक से थोड़ा बेहतर रिटर्न की अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आप लिक्विड फंड्स में डाल सकते हैं। लिक्विडिटी आपको सेम अवेलेबल है बैंक में। मैं मानता हूं आप ATM कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं इमीडिएटली, लिक्विड फंड में आपको 1 दिन बाद पैसा मिलता है। बट स्टिल वो बैंक में रखने से इसलिए बेटर है क्योंकि अगर बैंक पे पैसा रहता है तो एक हैबिट होती है कि हम उसको रेगुलरली स्पेंड करते रहते हैं। एक चीज मैं आपके इसमें ऐड करना चाहूंगा, अभिषेक जी ने जो बोला, एक आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, बचत और इन्वेस्टमेंट, बचत और निवेश में अंतर होता है। बचत क्या होती है? जो आपके बैंक खाते में पड़ी रहती है उसको बचत कहते हैं। आपको बचत को निवेश में बदलना है। कितना करना है निवेश? पहले आपके पास जो सैलरी आई या आपके पास जो इनकम आई आपके बैंक अकाउंट में, पहले आप उसमें से निवेश का पैसा निकाल दीजिए, फिर खर्चा करिए। 100 माइनस एज जो इस वो तरह के- इक्विटी
इक्विटी के लिए करते हैं। अगर हमें ये देखना है कि कितना इन्वेस्टमेंट करें, तो आपके पास जो सैलरी आई उसमें से पहले आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, फिर प्लान करिए कि इतना ही पैसा बचा है अब खर्च करने के लिए। दूसरा, जो आपकी टेक होम सैलरी आती है उसका लगभग 30 से 40% एक थंब रूल है कि अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी आती है, 30 से 40 हज़ार रुपये आपको महीने का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये एक थंब रूल। बाकी आपके इंडिविजुअल चॉइसेस हैं, आपकी इंडिविजुअल लाइबिलिटीज़ हैं, उसके लिए आप 1-to-1 अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। चलते अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगी कि अब आप नया इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उसकी प्लानिंग किस तरह से करते हैं, थोड़ा संक्षेप में बताइए। देखिए, मैं तो बता रहा हूँ, व्यक्तिगत सवाल भी हो सकता है, व्यक्तिगत सवाल है और मैं इसको बड़ा आपको एक बहुत ही संक्षेप में बता देता हूँ। हाँ जी, हाँ। मेरे जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, मेरे जो CFP हैं और मेरे जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, मैं उनके साथ सबसे पहले डिस्कस करता हूँ। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो उन्हीं के साथ डिस्कस करता हूँ एंड उन्हीं की सलाह पर मैं वो चीज़ को वो करता हूँ। सौरभ जी, इस समय करंट सिनेरियो को देखें तो किस तरह का पोर्टफोलियो बेहतर रहेगा, बड़े संक्षेप में? देखिए, अगेन बात आती है आपके गोल्स क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फिर भी मैं इस पर अगर मैं कहना चाहूँ, आपकी बात को आसान बनाना चाहूँ, तो आज जो मार्केट चल रहा है, स्टॉक मार्केट 64-65,000 पे है, थोड़ा सा फेयरली वैल्यूड मार्केट है। इस मार्केट में आपका अगर बहुत लंबा टारगेट है तो आप वन टाइम पैसे को भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ में SIP, STP, मतलब इसको SIP तो हमेशा आपको बना के लेके चलना रखें। ही है, Yes. SIP करते ही रहना है। और SIP, दूसरी बात है STP, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में लगाइए जी, पैसे जी। को, अच्छे म्यूचुअल फंड्स के साथ लगाइए जो आपको जो जिन पे आपका खुद का विश्वास बिल्कुल। है। हम चलते चलते दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें, बहुत सोच समझकर पहले होमवर्क करें, काफ़ी जानकारी हासिल करें, अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं और उसके बाद निवेश की तरफ जाएं। इस तरह से निवेश करेंगे तो निश्चित रूप से फायदेमंद हो सकता है और मिसगाइड ना हो, मिसगाइड ना हो। वही, उसके लिए आपको आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। तो आप दोनों विशेषज्ञों ने जिस तरह से जानकारियां दी, हमें लगता है कि दर्शकों को निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचेगा और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। वो इस तरफ ज़्यादा प्रेरित होंगे कि किस तरह से वो जानकारी हासिल करते रहें और अपने निवेश को आगे बढ़ाते रहें। जी। कार्यक्रम का अब आप दोनों से और दर्शकों से हम इजाज़त चाहेंगे। आप दोनों स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपका भी धन्यवाद। कार्यक्रम में अगली बार नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।